नागपुर एक ऐसा शहर है जिसके बारे में नागपुर में रहने वालों को भी नहीं पता है। नागपुर शहर से 4 घोड़े अलग अलग डायरेक्शंस में दौड़ा है। नागपुर में एक रेलवे स्टेशन बनाया जा कि मैं अपनी एम्प्रेस मिल यहाँ खोलूंगा। जमशेदजी टाटा के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क। उम्मीद ये थी कि नागपुर एक बहुत इंपॉर्टेंट सिटी बन जाएगा और टियर 1 सिटी में आ जाएगा। मुंबई, कैलकाटा, दिल्ली, इनके बाद नागपुर एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंट्रल सिटी बनकर निकलेगा। मराठी स्पीकिंग स्टेट की डिमांड ज्यादा बड़ी थी तो लैंग्वेज के आधार पर महाराष्ट्र स्टेट बनाया जा। वेस्टर्न महाराष्ट्र का डेवलपमेंट करते टाइम आप नागपुर के और विदर्भ रीजन को आप इग्नोर नहीं करोगे। द जीरो माइलस्टोन जो ब्रिटिशर्स ने बनाया था वो आज भी एक सवाल कर रहा है कि हम एक सेंट्रल सिटी होते हुए भी हमारा डेवलपमेंट आज टियर 2 सिटी में आता है। एक गोंड राजे बख्त बुलंदशाह नाग नदी के पास से गुजर रहे थे। नाग नदी के पास बसी हुई थी कुछ बस्तियां जैसे शक्करदरा, फुटाला, सीताबर्डी, वाठोड़ा। इन सारी बस्तियों को देखकर राजा बख्त बुलंदशाह ने सोचा कि वो इसके आसपास एक दीवार बनाकर एक शहर बनाएंगे। उन्होंने एक नए शहर को बसाने का सपना देखा। काम शुरू हुआ, दीवार बनी और एक नया शहर बना। क्योंकि वो नाग नदी के किनारे बसा हुआ था तो उसको नाम दिया गया नागपुर। यहाँ से नागपुर की एक शहर बनने की कहानी शुरू होती है। राजे बख्त बुलंदशाह के जमाने में क्योंकि एक नया शहर बसा था तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करने वाले, लकड़ी के कारागिर और अलग अलग स्किल्ड वर्कर्स की बहुत ज्यादा डिमांड, जिसकी वजह से आसपास में बसे हुए शहरों से लोग नागपुर की तरफ आने लगे। नागपुर में एक भारी मात्रा में माइग्रेशन होता है। एक ब्रिटिश ऑफिसर ने लिखा है राजा बख्त बुलंदशाह के जमाने में इस शहर में हिंदू, मुस्लिम और सारे रिलीजन्स के लोगों को इक्वल ट्रीटमेंट मिलता था। सबको यहाँ बसने की परमिशन थी, यहाँ काम करने की परमिशन थी। तो शुरू से ही नागपुर एक हार्मनी का प्रतीक। फिर वक्त आगे बढ़ा, नागपुर ग्रो किया। उसके बाद आते हैं राजे रघुजी भोसले जो कि मराठा एम्पायर के भोसले डायनेस्टी के एक राजा थे जिन्होंने अपना किंगडम यहाँ बसाया। उन्होंने किंगडम बसाते ही नागपुर को अपना कैपिटल बना दिया। अब नागपुर एक सिर्फ शहर से अब एक बड़े एम्पायर का कैपिटल बन चुका है। और भोसले डायनेस्टी इतनी बड़ी थी कि इनका एम्पायर ऑलमोस्ट छत्तीसगढ़ और वेस्ट बंगाल के कुछ रीजन, उड़ीसा, यहाँ तक के फैला हुआ था। राजे बख्त बुलंदशाह के जमाने में उन्होंने देवगढ़ से अपना कैपिटल नागपुर शिफ्ट किया था, लेकिन अब राजे रघुजी भोसले के जमाने में नागपुर को एक प्योर कैपिटल का दर्जा मिलता है, जिसके बाद से ही नागपुर एक प्रोग्रेस की तरफ बढ़ने लगता है। राजे रघुजी भोसले के जमाने में भी नागपुर में काफी ज्यादा हार्मनी दिखाई देती है। उन्हीं के जमाने में बाबा ताजुद्दीन की दरगाह बनती है और उनका एक बड़ा रुतबा निकल के आता है। उसी दौर में ब्रिटिशर्स की नजर नागपुर पर पड़ती। ब्रिटिशर्स ने नागपुर में कई सारे वॉर्स और ट्रीटीज के बाद नागपुर को एनेक्स कर लिया। नागपुर को एनेक्स करने के बाद ही उन्होंने नागपुर की सेंट्रल लोकेशन का पता लगाया। इसके लिए इन्होंने नागपुर शहर से 4 घोड़े अलग अलग डायरेक्शंस में दौड़ा है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। और इसी की वजह से हम जीरो माइलस्टोन देखते हैं। नागपुर में एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट है द जीरो माइलस्टोन। ये मॉन्यूमेंट ब्रिटिशर्स ने बनाया था उनके एम्पायर का सेंटर मार्क करने के। जैसे ही ब्रिटिशर्स को ये पता चलता है कि नागपुर उनके एम्पायर का सेंटर है तो उन्होंने इसको सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बेरार का कैपिटल बना दिया। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नागपुर राजे रघुजी भोसले के जमाने में कैपिटल बना उनके एम्पायर का, फिर ये कैपिटल बनता है सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बेरार का, एक इंपॉर्टेंट स्टेट जिसमें अमरावती, अकोला और कई सारे एरियाज आते थे। इसको मिला के इन्होंने सीपी एंड बेरार बनाया। सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बेरार की कैपिटल बनाते ही नागपुर में एक रेलवे स्टेशन बनाया जाता। नागपुर कलकत्ता और मुंबई के बीच में पड़ने वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट जंक्शन बनके खड़ा होता है। साथ ही नागपुर के आसपास काफी सारा रॉ कॉटन अवेलेबल था। तो उस जमाने में जमशेदजी टाटा जो कि टाटा ग्रुप के फाउंडर हैं, उन्होंने एक मिल डालने का प्लान किया। तो उनके पास 2 ऑप्शन थे, एक तो वो मुंबई में मिल डाले या फिर वो कलकत्ता में मिल डाले। उन्होंने चूज किया नागपुर को। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है नोट करना कि मुंबई के पास में सी पोर्ट है, मुंबई के पास में डेली बेसिस के ऊपर में कई सारे लेबर और वर्कर आ रहे थे। ऐसे टाइम पे नागपुर को दर्जा देना कि मैं अपनी एम्प्रेस मिल यहाँ खोलूंगा, जमशेदजी टाटा के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क था, लेकिन साथ ही एक स्ट्रैटेजिक डिसीजन था। क्योंकि नागपुर के आसपास में काफी सारा रॉ कॉटन अवेलेबल था तो मिल के लिए कॉटन का जो सप्लाई था वो उनको बहुत आसानी से मिल गया। साथ ही नागपुर एक नया शहर ही था। ब्रिटिशर्स के जमाने में भी नागपुर इवॉल्व हो रहा था, छोटा सा शहर था, बाद में ये बड़ा होने लगा। तो एम्प्रेस मिल में कई सारे वर्कर्स मध्य प्रदेश से, तेलंगाना से, महाराष्ट्र के अलग अलग रीजन से, उस जमाने का बॉम्बे स्टेट हुआ करता था जिसमें महाराष्ट्र और गुजरात का कुछ हिस्सा एक मिला के बॉम्बे स्टेट था। यहाँ से कई सारे वर्कर्स और लेबर्स नागपुर आते। नागपुर में एक हेवी माइग्रेशन देखने मिलता है जिसमें कई सारी चीजें नागपुर में इवॉल्व होती है।
जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है साउजी डिश। साउजी डिश की हिस्ट्री में अगर आप जाते हो तो आपको पता चलेगा कि ये एग्जैक्टली उस टाइम पे निकल के आई जब एम्प्रेस मिल में काम करने के लिए वर्कर्स अलग अलग जगह से माइग्रेट कर रहे थे। सवाल ये आता है कि मिल तो कई सारे खुल रहे थे, तो इतने सारे लोग सिर्फ एम्प्रेस मिल में काम करने के लिए क्यों आ रहे थे? इसके पीछे थी जमशेदजी टाटा की एक बहुत बड़ी पॉलिसी। उन्होंने उस जमाने में इंडिया का पहला पेंशन फंड चालू किया अपने खुद के मिल में। उन्होंने कई सारे सोशल वेलफेयर स्कीम्स बनाए, विमेन के लिए उन्होंने काम किया, जो औरतें प्रेगनेंसी में काम कर रही होती थी उनके लिए स्पेशल वेलफेयर स्कीम्स बनाई गई, जिसकी वजह से नागपुर एक प्रोग्रेसिव सिटी के जैसे देखा जाने लगा। नागपुर की ग्रोथ स्टोरी कुछ ऐसी थी कि जमशेदजी टाटा की एम्प्रेस मिल के सोशल वेलफेयर स्कीम्स, नागपुर जंक्शन, जिसकी वजह से यहाँ पे कॉटन मार्केट बन के निकलता है, कॉटन की हेवी ट्रेडिंग होती है और नागपुर इंडिया के मैप में एक बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन बन के निकलता है। उम्मीद ये थी कि नागपुर एक बहुत इंपॉर्टेंट सिटी बन जाएगा और टियर 1 सिटी में आ जाएगा। मुंबई, कैलकाटा, दिल्ली, इनके बाद नागपुर एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंट्रल सिटी बनकर निकलेगा। लेकिन फिर एक इंसिडेंट होता है जिसके बाद सब कुछ बदल के रखते हैं। 1947 में इंडिया आजाद होता है। ये इंडियंस के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज थी, लेकिन साथ में एक प्रॉब्लम लेके आई। इंडिया उस टाइम पे बहुत छोटे छोटे एरियाज में डिवाइडेड, कई सारे प्रोविंसेस थे जिनको एक प्रॉपर स्टेट का रूप देने के लिए स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी बनाई जाती है। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी का ये काम था कि वो ये बताएं कि कौन सा स्टेट बनेगा, किस स्टेट का क्या कैपिटल होना चाहिए और क्यों होना चाहिए। तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी ने विदर्भ का आइडिया पिच किया। उन्होंने बोला कि विदर्भ, जो कि सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बेरार हुआ करता था, उसको टोटली एक अलग रीजन बनाना चाहिए, एक स्टेट बनाना चाहिए और इसका कैपिटल रहेगा नागपुर। लेकिन ये जो सजेशन था ये आउटराइटली रिजेक्ट हो जाता है। क्यों रिजेक्ट हो गया? इस बात को समझने के लिए आपको बॉम्बे स्टेट की स्टोरी समझनी पड़ेगी। बॉम्बे स्टेट, जिसमें कई सारा गुजरात का पार्ट और कई सारा वेस्टर्न महाराष्ट्र का पार्ट आता, ये दोनों मिलके एक स्टेट बना हुआ था जिसमें गुजराती स्पीकिंग और मराठी स्पीकिंग दोनों लोग रहा करते थे। मराठी स्पीकिंग कम्युनिटी को ये डर था कहीं हमारा कल्चर पूरी तरीके से मिक्स होके एक नया कल्चर ना बन जाए। तो मराठी कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन शुरू होता है। संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन की डिमांड ये थी कि एक लार्जर मराठी स्पीकिंग स्टेट बनाया जाए और हमारे लैंग्वेज या हमारे कल्चर के साथ किसी भी और कल्चर को मिक्सअप नहीं किया जाए। तो ये डिमांड इतनी बड़ी थी फॉर अ लार्जर मराठी स्पीकिंग स्टेट कि इसके सामने विदर्भ स्टेट की डिमांड काफी छोटी पड़ गई। लोगों ने एक प्रोटेस्ट किया, लोगों ने मांगा, डिमांड की, लेकिन क्योंकि मराठी स्पीकिंग स्टेट की डिमांड ज्यादा बड़ी थी तो लैंग्वेज के आधार पर महाराष्ट्र स्टेट बनाया जाता है। लेकिन विदर्भ रीजन, नागपुर, इससे जुड़ने के लिए बहुत आसानी से नहीं मान, तो उसके लिए एक नागपुर पैक्ट साइन होता है। नागपुर पैक्ट में क्लियर कट डिमांड्स रखी गई कि वेस्टर्न महाराष्ट्र का डेवलपमेंट करते टाइम आप नागपुर के और विदर्भ रीजन को आप इग्नोर नहीं करोगे। दूसरी बात ये बोली गई कि विंटर सेशन जो होता है असेंबली का, जो महाराष्ट्र की लेजिस्लेटिव असेंबली है, इसका विंटर सेशन हमेशा नागपुर में लिया जाए। तो असेंबली का विंटर सेशन भी आज नागपुर में होता है और साथ ही उन्होंने ये वादा किया था कि हम वेस्टर्न महाराष्ट्र के डेवलपमेंट में नागपुर को इग्नोर नहीं करेंगे। लेकिन हुआ टोटली अपोजिट। 1956 जब से स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी का प्रपोजल आता है टू 2000 नागपुर को टोटली निग्लेक्ट किया जाता है। यहाँ पे एक ऐसा दौर चल रहा था जहाँ पे सिर्फ नागपुर में सीनियर सिटीजन्स रहा करते थे। यहाँ के स्टूडेंट्स पढ़ाई लिखाई करके किसी और सिटी में जॉब के लिए जाते थे क्योंकि यहाँ पर जॉब्स नहीं, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। अनएम्प्लॉयमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होने की वजह से ये शहर अपनी प्रोग्रेस जो ये ब्रिटिश एम्पायर के अंडर में कर रहा था वो प्रोग्रेस धीरे धीरे स्टॉल हो जाती है और इतनी स्टॉल हो जाती है कि 2000 आने तक नागपुर में ना कोई मल्टी क्विजिन रेस्टोरेंट था। Like for me, Nagpur is a market, Nagpur is a city. क्या fascinate किया? That district is a population of 40 lakhs. Okay. Aspiration levels are very, very low. One of the lowest in the entire country. Aspiration level. Aspiration levels. वहाँ के यंग लोग वहाँ पे ज़्यादा रहते नहीं, वहाँ से निकल जाते हैं। तो एज अ पॉपुलेशन वाइज ह्यूज, मिडिल क्लास वेरी ह्यूज, बट एस्पिरेशन लेवल लोअर देन पुणे, नासिक, इंदौर से तो बहुत लो होंगे। तो हाउ डू यू क्रैक दैट मार्केट? ना यहाँ पे कोई बड़ा प्रोजेक्ट हो रहा था, ना यहाँ किसी भी तरीके की कोई इंडस्ट्री आ रही थी। उसके बाद 2002 में आता है मिहान का प्रपोजल, मल्टी मॉडल इंटरनेशनल हब एयरपोर्ट नागपुर। इसका नाम में ही इसका मीनिंग छुपा हुआ है। मल्टी मॉडल, अलग अलग मोड्स के जरिए इंटरनेशनल कार्गो हब बनाने का प्लान। इंटरनेशनल कार्गो हब के लिए आपको कुछ चीजों की जरूरत होती है। या तो आपकी लोकेशन ऐसी हो जो शिपिंग रूट पे हो,
जैसे सी से जो बड़े बड़े जहाज चलते हैं कार्गो कंटेनर से लेके उनके रूट पे। लेकिन क्योंकि नागपुर के पास में कोई भी सी टच नहीं होता है तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था कि हम एयर स्पेस को कैप्चर करें। तो एयर स्पेस को कैप्चर करने के लिए कार्गो इंटरनेशनल हब बनाया जाता है। इस कार्गो इंटरनेशनल हब का ये काम होता है कि जो फ्लाइट्स, मान लो सिंगापुर से एक फ्लाइट दुबई जा रही है तो इसके पास दो ऑप्शन है, या तो ये गुड्स ज्यादा ले, मतलब कार्गो ज्यादा लोड करे, या फिर ये फ्यूल ज्यादा लोड करे, क्योंकि इतना लंबा सफर करना है तो फ्यूल भी ज्यादा लगता है। और एयरप्लेन का फ्यूल जो एयरप्लेन में लोड किया जाता है वो खुद भी अपना एक वेटेज लेके चलता है। तो इस वजह से एक फ्लाइट ज्यादा फ्यूल भरने की वजह से कम ही कार्गो लेकर जा पाती है। तो एक इंटरनेशनल कार्गो हब बनाने से ये होता कि अगर सिंगापुर से कोई फ्लाइट दुबई जाना चाहती है तो वो कम फ्यूल लेके वहां से उड़े, वो नागपुर में उतरे, यहाँ पे रिफ्यूलिंग करे और फिर वापस यहाँ से दुबई के लिए निकल जाए। तो इस वजह से वो लोग ज्यादा कार्गो अपने साथ लोड कर सकते। साथ ही मिहान के पास में एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया गया। इस स्पेशल इकोनॉमिक जोन में प्लान ये था कि यहाँ पे आईटी कंपनीज, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज और वर्ल्ड के कई सारे इंपॉर्टेंट कंपनीज अपना ऑफिसेस खोले, यहाँ पे अपने वेयर हाउसेस खोले और यहाँ पे अपनी कंपनीज को खोले, जिससे कि नागपुर को एम्प्लॉयमेंट बूस्ट मिलेगा। और साथ ही हम एक कार्गो हब बना रहे हैं जिसमें आप अपना माल लोड करके एक्सपोर्ट कर सकते हो, या फिर आप यहीं से मुंबई सी पोर्ट तक के आप भेज सकते। अब इसमें आपको कुछ प्रॉब्लम्स मैं बताता हूँ। अगर आपको नागपुर से मुंबई कोई कार्गो भेजना है तो उसके लिए पहले ट्रैवल डिस्टेंस बहुत ज्यादा हुआ करता था, जिसको रिड्यूस करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लान प्रपोज किया गया, समृद्धि महामार्ग। तो समृद्धि एक्सप्रेसवे पब्लिक के लिए नहीं था, इट वाज फॉर कार्गो, कि हम नागपुर को मुंबई के सी पोर्ट से कनेक्ट करें। तो हमने एक बहुत मेजर प्रॉब्लम को यहाँ पे सॉल्व किया कि एक तो हम लॉजिस्टिक हब बनाएंगे नागपुर में, और समृद्धि एक्सप्रेसवे के जरिए से बाय रोड हम सारा कार्गो शिपिंग पोर्ट ऑफ मुंबई तक भेज सके। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक बहुत अच्छा प्लान था। समृद्धि एक्सप्रेसवे काफी रिसेंटली बन के तैयार हुआ है, लेकिन हम बात कर रहे हैं उस टाइम की 2002 में जब मिहान प्रपोज किया गया। 2002 से 2008 आने तक के मिहान में काफी सारा डेवलपमेंट होता है। कई सारे कंपनीज नागपुर की तरफ आती है जो यहाँ पे अपना ऑफिसेस खोलना चाहती थी, और कुछ ने खोला भी। लेकिन साथ ही एक प्रॉब्लम था। अगर आपने कभी वीसीए स्टेडियम में होने वाले किसी क्रिकेट मैच के बारे में देखा होगा और आप उस रास्ते गए होंगे तो आपको पता होगा कि कितना वर्धा रोड जाम हो जाता है जब भी कोई क्रिकेट मैच होता है। वीसीए स्टेडियम की जो टोटल कैपेसिटी है वो 45,000, और मिहान जितने जॉब्स क्रिएट करने वाला था वो थी 1,20,000 लोग। नाउ जस्ट इमेजिन 1,20,000 लोग अगर मिहान की तरफ सिर्फ ट्रैवल करे तो वर्धा रोड का क्या हाल हो जाए। तो जब कंपनीज यहाँ पे अपने ऑफिसेस खोलने के लिए आती है, उनको पता चलता है कि नागपुर सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर फिलहाल इस चीज को सपोर्ट नहीं करता है, तो कंपनीज यहाँ पे खुल ही नहीं पाई। जितने कंपनीज यहाँ पे खुलने का टारगेट था उसका बहुत ही कम परसेंटेज ऑफ कंपनीज यहाँ पे एक्चुअली खुलती है, और नागपुर का फोकस टोटली फिर इंफ्रास्ट्रक्चर पे आ जाता है। जब यहाँ पे मेट्रो का प्लान प्रपोज किया गया तो काफी लोगों ने ये सवाल किया कि नागपुर को मेट्रो की क्या जरूरत है। एक्चुअली नागपुर को मेट्रो की क्या जरूरत है, ये सवाल सिर्फ इतनी सी बात से आप आंसर कर सकते हो कि नागपुर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस इंफ्रास्ट्रक्चर का एक पार्ट है मेट्रो, जिससे कि हम सिटी से और सिटी के आसपास से लोगों को मिहान में जो जॉब करने वाले हैं उनको वहां तक पहुंचाने के लिए एक रास्ता क्रिएट करें। सो मेट्रो, फ्लाईओवर्स, रोड डेवलपमेंट, जितना कंस्ट्रक्शन आप नागपुर में आज देख रहे हो, ये सारा कंस्ट्रक्शन और सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि हमारा एक लॉजिस्टिक सिटी बनने का प्लान सक्सेसफुल हो जाए। और आज नागपुर खड़ा हुआ है इस स्टेज पे जहाँ पे हमारा समृद्धि एक्सप्रेसवे कनेक्ट हो चुका है नागपुर को मुंबई के सी पोर्ट से जोड़ने के लिए। हमारा कार्गो हब बन के तैयार है फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। हमारा स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना हुआ है जहाँ पे कंपनीज आके अपना ऑफिस खोल सकती है। सिर्फ अभी हम लैक कर रहे हैं ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर पार्ट, जो कि बहुत भारी मात्रा में काम चल रहा है। इस काम का जो पॉजिटिव साइड है वो हमको डेफिनेटली अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी जी जब से मिनिस्टर बने हैं और 2014 में बीजेपी चुन के आने के बाद से जो नागपुर से एक पॉलिटिकल फेस निकल के आता है जिसकी वजह से नागपुर को इतनी प्रोग्रेस और ग्रोथ देखने मिलती है, ये पार्ट बहुत इंप्रेसिव है एंड यू शुड अप्रिशिएट इट। बट जो चीज बात करने वाली है, जिस चीज के ऊपर आपको सवाल करना चाहिए वो ये है कि जो प्रोजेक्ट्स, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन के तैयार हुए उनमें कई सारी खराबियां अभी से आना चालू हो गई। नागपुर के कई सारे फ्लाईओवर्स जो रिसेंटली बने हैं उनमें पॉट होल्स आ चुके हैं। कई सारे जंक्शंस को प्रॉपरली कनेक्ट नहीं किया गया है। पार्टी के फ्लाईओवर के ऊपर में गैप आ चुका है। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की
बात कर रहे हो तो फिर इस तरीके से करो कि लोग नाम ले। आज नहीं, आज से 50 साल बाद भी बोले कि ये ब्रिज 50 साल पहले बना था और आज भी इसके ऊपर का रोड अच्छा है, इसके ऊपर का कंस्ट्रक्शन अच्छा है। हमने सीमेंट रोड्स बनाए, लेकिन सीमेंट रोड और गट्टू को मिलाने वाले जो गैप्स थे वो सही नहीं है। हमने मेट्रो बनाई, लेकिन मेट्रो को हमने इस तरीके से क्रिएट किया, हम ग्रीन मेट्रो बनाने वाले थे, सारे मेट्रो स्टेशन और सारे मेट्रो के ब्रिजेस के ऊपर में ग्रीन प्लांटेशन होने वाला था, लेकिन ये प्लांटेशन सिर्फ वहीं तक के लिमिटेड है जो इंपॉर्टेंट चौक है, जो इंपॉर्टेंट स्क्वायर्स है वहीं तक। वी अप्रिशिएट ऑल द गुड पार्ट्स दैट हैज हैपेंड, बट आप उस चीज को नहीं इग्नोर कर सकते हो कि कैसे एक नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक ब्रिज बनाती है और वो किसी की बालकनी से जा रहा है। आप सोचो, जब हम इस चीज पे बात करते हैं तो ना उस घर वाले को पता है क्यों हो रहा है, ना NHAI के पास कोई जवाब है, ना वो कंस्ट्रक्शन कंपनी के पास कोई जवाब है, ना NMC के पास कोई जवाब है। जिससे भी सवाल करो वो बोलते हैं कि उसके तरफ। ऐसे अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो होगा तो क्या यहाँ पे एक्चुअली में एक लॉजिस्टिक हब बना जा सकता है? नॉर्मली लोग जीरो माइलस्टोन की तरफ देखते हैं कि यार वी हैव द जीरो माइलस्टोन, द मॉन्यूमेंट, लेकिन क्या आप सोच रहे हो द जीरो माइलस्टोन जो ब्रिटिशर्स ने बनाया था वो आज भी एक सवाल कर रहा है कि हम एक सेंट्रल सिटी होते हुए भी हमारा डेवलपमेंट और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर आज टीयर 2 सिटी में आता है। जिस टीयर 1 सिटी बनने की प्रोग्रेस पे हम चले थे आज से 100 साल पहले, हम आज तक नहीं बन पाए। और 50 साल का जो निगलेक्ट हुआ है नागपुर के साथ वो तो नोटवर्दी है। जो भारी मात्रा में यहाँ से माइग्रेशन होता है, जो नागपुर का एक बहुत बड़ा ब्रेन ड्रेन हो रहा है। ब्रेन ड्रेन एक ऐसी चीज है जिसको लेके इंडिया को भी परेशान होना चाहिए। इंडिया से काफी सारे लोग US, यूरोप यहाँ जाके जॉब कर रहे हैं। हमने उनको ग्रो किया, हमने उनको पढ़ाया लिखाया और वो जो सर्विस दे रहे हैं वो किसी और कंट्री को दे रहे हैं। और अगर आप नागपुर के कॉन्टेक्स्ट में देखो तो वो किसी और सिटी को दे रहे हैं। क्यों नहीं नागपुर का ब्रेन यहीं पे रहे? जब हम यहाँ से ब्रेन ड्रेन की बात करते हैं तो हमको उन लोगों को भी अप्रिशिएट करना चाहिए जिन्होंने नागपुर की ग्रोथ स्टोरी में, नागपुर में रह के नागपुर को ग्रो करने का एक बहुत बड़ा रोल निभाया। सो वी हैव गुड पीपल, वी हैव द टैलेंट हियर। जस्ट ये रुक नहीं रहा है। क्यों नहीं रुक रहा है? क्योंकि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज नहीं क्रिएट कर रहे हैं। ऐसे ही इंस्पायरिंग और ऐसे ही ग्रोथ स्टोरीज जो लोग यहाँ पर रुक कर इस शहर को डेवलप कर रहे हैं, हम उनको अपने पॉडकास्ट में बुलाकर उनसे जानेंगे कि वो क्या मोटिवेशन था जिस वजह से वो इस शहर में रह के इसको ग्रो कर रहे हैं। देखो, कई सारे लोग तो ऐसे हैं जो यहाँ पे फैमिली होने की वजह से या किसी और रीजन से नागपुर से जा ही नहीं सकते, लेकिन कई सारे ऐसे लोग हैं बाय चॉइस नागपुर में रुके हुए क्योंकि इसकी ग्रोथ स्टोरी का पार्ट बनना। उनमें से एक मैं भी हूँ। मेरे कई सारे दोस्त हैं जो कि नागपुर की ग्रोथ स्टोरी का पार्ट बनना चाहते। प्रॉब्लम ये हो गई कि एक तो हम टोटली निगलेक्ट किए गए इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद से। अगर आप उस निगलेक्ट का नज़ारा देखो तो अगर मुझे कोई वीडियो मिलता है तो मैं शायद यहाँ लगा दूंगा। ऑल आई वॉन्ट टू से इज कि अगर हम इस शहर को ग्रो करें तो इस शहर में बहुत भारी पोटेंशियल। हम एक कार्गो हब बन चुके हैं, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, हमारे पास समृद्धि एक्सप्रेसवे बन चुका है। हम यहाँ पे कई सारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगा के पूरे इंडिया को सप्लाई कर सकते हैं, साथ ही वर्ल्ड ट्रेड में भी पार्ट ले सकते। तो इफ यू रिलेट विद द नागपुर ग्रोथ स्टोरी, प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर आप नागपुर की ग्रोथ स्टोरी से कनेक्ट कर पाते हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहाँ पे नागपुर की ग्रोथ से रिलेटेड काफी सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। आपके लिए आने वाले बिजनेस अपॉर्चुनिटीज यहाँ डिस्कस होंगे, आपके लिए आने वाले जॉब अपॉर्चुनिटीज यहाँ डिस्कस होंगे, एंड एक हम इंटेलेक्चुअल साइड ऑफ द स्मार्ट साइड ऑफ नागपुर को इस प्लेटफॉर्म के ऊपर होस्ट करने वाले। सो इफ यू ऑल्सो वांट टू बी द पार्ट, प्लीज सब्सक्राइब, प्लीज कमेंट योर ओपिनियन। अगर मैंने इसमें बोली हुई बात सच में सच्चाई है और इसमें बोली हुई बातें आपको सही में इंपॉर्टेंट लगती है तो स्टार्ट द कॉन्वर्सेशन, बात करो, डिस्कस करो। नागपुर में ऐसी चीजें डिस्कस होनी चाहिए जिन चीजों से नागपुर ग्रो करे। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड मिलते हैं हमारे पहले गेस्ट के साथ आने वाले वीडियोस में। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।